नमस्ते साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लंबी समय के बाद मैं वापस आ गया हूं आपके सामने 12th क्लास का संस्कृत का पेपर लेकर के। हड़बड़ाइए नहीं, यह पेपर रियल नहीं है। पहले ही सुन लीजिए, यह पेपर रियल नहीं है। यह पेपर ऐसा है जिसको मैंने खुद तैयार किया है संभावित प्रश्नों के साथ। यानी कि इसमें जो भी प्रश्न है मैंने खुद से तैयार किया है, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि इस बार छमाही परीक्षा में पूछा जाए। तो प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है कि 100 ऑब्जेक्टिव है MCQ और 20 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए, पूछा जाता है 5 ही, लेकिन हमने यहाँ पर 20 दिया है। क्यों? तो संभावित है, तो अगर आप इन 20 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो ये 5 उसमें से फिक्स मानिए 100%। हम आपको कह रहे हैं कि 100% है कि पेपर यहीं से फंसेगा, यहीं से आएगा। ठीक है। उसके बाद जो श्लोक का अर्थ पूछता है, तो श्लोक हमने 4 दिया है जो संभावित है कि इस बार पूछा जाए। कोई एक आपको लिखना है उसमें से, तो 4 हमने दिया है। उसका हिंदी भी दिया है, पूरा आंसर के साथ हमने दिया है। तो आप उसको पढ़िए, ध्यान से याद कीजिएगा और इस क्लास को अच्छे से देखिए, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। हम आपको पहले ही बता दें कि यह क्लास जो है बहुत लंबा होने वाला है, लगभग 2-2.5 घंटा का। तो अगर आप पूरी ध्यान लगा करके अच्छी से देखते हैं तो आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप यहाँ से बहुत कुछ सीखिएगा। सीखिएगा क्या? तो आप यह सीखिएगा कि आपके 12th में बिहार बोर्ड संस्कृत का क्वेश्चन सेट कैसे करता है और छात्र स्टूडेंट यानी कि आप उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से तैयार कीजिएगा, इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज आपको सीखने को मिलेगा कि आंसर किस तरह से देना है ताकि एग्जामिनर प्रभावित हो और हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे। ठीक है। अब बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि सर हमने अपने टीचर से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में अभी क्वेश्चन पेपर ही नहीं आया है। तो क्वेश्चन पेपर आया है या नहीं आया है ये एक अलग बात है, ठीक, लेकिन हम तैयारी ही ना करें ये बहुत अलग बात है। क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं आया है, इसका 2 रीज़न हो सकता है। पहला कि बोर्ड ही नहीं भेजा होगा आपके ज़िले में, या दूसरा रीज़न ये होगा कि आपके स्कूल में संस्कृत के जो छात्र होंगे बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, 1 से 2 होंगे या नहीं होंगे। तो उसके कारण भी आपके जो टीचर होंगे वो नहीं लाए होंगे, हो सकता है ऐसा संभावना। तो आप ये अपने टीचर से पूछिए। लेकिन आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस क्लास को देखिए और तैयारी कीजिए। ठीक है। हम आपको यह भी बता दें कि अगर अभी तक आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, सिर्फ व्याकरण पढ़े हैं, आपको बुक नहीं मालूम था या किस बुक से पढ़े, बिहार बोर्ड का संस्कृत 12th का बुक कौन होता है आपको नहीं मालूम था ये सब, और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपको इतना ज़रूर बताएंगे कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं, 2 से 2.5 घंटा का ये वीडियो रहेगा, अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आप छमाही एग्ज़ाम में आप अच्छा करके इसको अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है। इतना है इस वीडियो में। हमने संभावित प्रश्नों को छाँट-छाँट करके लाया है। ये रियल पेपर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं कि मैं रियल पेपर नहीं है ये बार-बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जैसे ही मैंने अपने ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में इसका एक फ़ोटो डाला जब मैं क्वेश्चन बना रहा था कि बच्चों को उससे प्रेरणा मिले कि सर अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम करें, कि हम भी पढ़ें और पढ़ करके जाएँ, क्लास को देखेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे 24 तारीख को। हाँ, एग्ज़ाम है आपका 24 सितंबर को। आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा हमको। हम 2 से 3 दिन पहले ही इस वीडियो को बना रहे हैं और आप लोगों के पास भेज देंगे। ठीक है। मतलब कि यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो बात यह है कि जैसे ही हमने वहाँ डाला तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आप क्वेश्चन रिलीज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यह जो पेपर है रियल नहीं है, मैंने खुद से तैयार किया है, पहले ही हम आपको बता दें। ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि रियल नहीं है, लेकिन मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया है 100% मानिए कि पेपर यहीं से फंसेगा। ठीक है। पेपर यहीं से फंसेगा। अगर आपको अभी विश्वास ना हो तो मेरे कहने पर कम से कम 2 घंटा निकाल करके इसको देख लीजिए और जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, एग्ज़ाम हॉल में अपने स्कूल में जा करके, आपको पता चल जाएगा कि गौरव सर ने कहा था कि ये होगा और यही हुआ है। ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है क्वेश्चन
बनाने का, क्वेश्चन किस तरह से बिहार बोर्ड पूछता है, मुझे ये सब पता है। ठीक है, चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, मैंने इस पूरे क्वेश्चन को इस टाइप से बनाया है जिस टाइप से वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम में पूछता है बिहार बोर्ड, लेकिन ये आपका क्या हो रहा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है स्कूल के अंदर। लेकिन बिहार बोर्ड जिस तरह से पूछता है मैं उस तरह से बनाया हूँ जो वार्षिक परीक्षा में पूछता है। तो हो सकता है कि आपके जो छमाही एग्ज़ाम है उसमें 100 नंबर का टेस्ट भी ना हो, मतलब कि 100 नंबर का एग्ज़ाम ना हो, 70 नंबर का हो, 80 नंबर का हो, इस तरह से हो सकता है, संभावना है। मेरे समय में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, हो सकता है कि 100 नंबर का भी हो, 100 नंबर का हो तो और अच्छी बात है। तो मैंने इसको 12वीं बोर्ड के हिसाब से बनाया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से फंसेगा आपका जो 24 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो और भी कुछ बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि सर संस्कृत 12th का विषय कोड क्या होता है, तो जान लीजिए। विषय कोड इसका क्या है, 109, 209, 309, 505। ये कि सर इतना विषय कोड है, 4-4 विषय कोड है एक विषय का, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो साइंस लिए हैं जो बच्चे, उनका विषय कोड है 109। क्या है, 109। उसके बाद जो कॉमर्स लिए हैं उनका है 209 और आर्ट्स वाले के लिए है 309 और ये कुछ आता है उनका होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, ये है साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए और आर्ट्स वाले के लिए। आइए अब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से हर प्रश्न को देखिएगा, सुनिएगा, ऑप्शन को सुनिएगा, देखिएगा, और आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप उसका मन में ही आंसर दीजिएगा और अपने आप को परखिएगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और इस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। हाँ, ये सब भी देखते चलिए कि क्या है। संस्कृत अनिवार्य, पूरी जो प्रश्न है 105 है। 3 घंटे 15 मिनट आपका समय मिलता है, पूर्णांक 100 फुल मार्क्स, यानी कि मैंने इसको जो बनाया है एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से बनाया है। ये कुछ दिया हुआ है, बोर्ड की तरफ से दिया रहता है निर्देश, जिसका पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए अब हम अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। खंड अ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। सब कोई जानता है कि MCQ में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से कोई एक ही सही होता है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि आपको एक ओ मार्कशीट मिलेगा, हो सकता है कि स्कूल में ओ मार्कशीट ना भी मिले, लेकिन मिलता है, हर स्कूल में मिलता है, तो उसमें आपको भरना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको ओ मार्कशीट भरना सिखाया जाए अब इस क्लास में, क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं, आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से ओ मार्कशीट भरा जाता है। ठीक है, ओ मार्कशीट भरते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि जो गोला है, जो 4 गोला दिया रहता है ABCD करके, ABCD, आपका जो भी आंसर होगा आप इसके अंदर में ही भरिएगा, ये नहीं कि बाहर निकाल देना है, बाहर निकालिएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भूत पदार्थ कितने होते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि भूत पदार्थ कितने होते हैं। आप इत्मीनान से सुनिए और इसका आंसर मन में ही दीजिए, और क्या स्कोर कर रहे हैं आप, कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, आप इसको सुधार लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही यह वीडियो आप तक पहुंच गया है। आप सुधार सकते हैं इस क्लास को बार बार देख करके। ठीक है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि भूत पदार्थ कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 6, 4, 7, 5। तो हमने आपको पढ़ाया था कि भूत पदार्थ कितने होते हैं, 5। कौन कौन, छित जल पावक गगन समीरा, यानी कि जिससे मानव बना है। भूत मतलब कौन, वो भूत नहीं समझिए भूत प्रेत, वो भूत नहीं। भूत मतलब कि जो जंतु है, वो जो जीवित जंतु है उसका बात हो रहा है, यानी मानव और जानवर, इन सभी का बात हो रहा है। तो भूत पदार्थ यानी कि जो भूत, यानी कि जो हम लोग हैं वह किन किन चीज़ों से बने हैं, किन किन पदार्थों से बने हैं। तो कौन कौन है, छितजल पावक गगन समीरा, कौन कौन, 5 तत्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, 5। आप मिलाते चलिएगा अपना आंसर। दूसरा क्वेश्चन है
कि वायु का शुद्धिकरण करता है? तो हम आपको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण पाठ में, ठीक है, कि वायु का शुद्धिकरण कौन करता है। वैसे भी आप अगर साइंस लिए होंगे या साइंस नहीं भी लिए होंगे तो 10th क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे कि वायु को शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है। क्या मनुष्य करता है? नहीं। वृक्ष, कारखाने, नदियाँ, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? वृक्ष। क्या कारखाना करेगा? नहीं, कारखाना तो और ज़्यादा प्रदूषित करता है। नदियाँ कैसे काम करेगा? ये मनुष्य, हम तो खुद वायु लेते हैं तो शुद्धिकरण कैसे करेंगे? तो इसका काम कौन करता है शुद्धिकरण करने का? वृक्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा? ये भी क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण पाठ से ही है। तो ऑप्शन ए है कि सीमित उपयोग से, ऑप्शन बी अत्यधिक उपयोग से, ऑप्शन सी भाषण देने से, ऑप्शन डी उत्खनन करने से। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ज़रा सोचिए और बताइए। क्या इसका राइट आंसर अत्यधिक उपयोग करने से होगा? अगर हम प्राकृतिक में दिए गए संसाधनों को अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, तो क्या यह संसाधनों का संरक्षण हुआ? क्या संसाधनों को बचाना हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। भाषण देना, क्या हम भाषण सिर्फ देते रह जाए, उस पर काम नहीं करें तो होगा? नहीं होगा। उत्खनन करेंगे तब तो और ज़्यादा उसका दोहन होगा, जैसे हो ही रहा है अभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमित उपयोग से, यानी जितना कम से कम हो सके हम संसाधनों का उपयोग करें तो इससे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चन। भूमि का आवरण किसको कहा गया है? भूमि का आवरण किसको कहा गया? यानी भूमि जो है, यानी जो पृथ्वी है, किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो वायु, जल, वनस्पति, इनमें सभी। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्षा काल के आरंभ में क्या करना चाहिए? वर्षा काल जब शुरू हो यानी कि तब क्या करना चाहिए? यह श्री राम अपने भाई को माल्यवान पर्वत पर वर्षा वर्णन पाठ में बता रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने भी आपको बताया था। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि मार्ग परिमार्जन करना चाहिए, यानी कि मार्ग पर चलना चाहिए, रोड पर घूमना चाहिए कि बारिश में भीग रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। वृक्षारोपण करना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो श्री राम कहते हैं कि वर्षा काल के आरंभ में वृक्षारोपण करना चाहिए, इससे जो प्रकृति है संतुलन में रहता है और वृक्षों की लगने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग अपने गांव में भी, आसपास में भी देखते हैं कि जब बारिश शुरू हो जाता है तब लोग अपने आड़ी बाड़ी में जो भी लगाने लगते हैं पेड़ पौधा। छठा क्वेश्चन है कि डैश 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 क्षेम करो भवती, यानी कि क्या उचित होता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्षेम करो भवती मतलब कि क्या सबसे उचित है? तो ऑप्शन ये है अल्पारंभ, जीवन साधनानि, सर्वेषाम न्यायेन। तो इसका आंसर है कि अल्पारंभ, यानी कि छोटा छोटा प्रयास, छोटा छोटा आरंभ करना ही सबसे उचित होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्तना पद का अर्थ क्या है? प्राक्तना पद का अर्थ क्या है? कारखाने, पुराने, सामने, आधुनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पुराने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुराने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, रामायण से उद्घृत पाठ्यांश कौन सा है? यानी कि रामायण से लिया गया पाठ कौन है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है? तो आप तो सीधा सीधा समझ रहे होंगे कौन है। ऑप्शन ए परोपकार, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी वर्षा लिखने के जगह पर यहाँ वर्ण लिखा गया है, वर्षा वर्णनम, ऑप्शन डी ज्ञान सागरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा वर्णनम, क्योंकि यही पाठ है जिसमें श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माल्यवान पर्वत पर वर्षा का वर्णन कर रहे हैं, वर्षा के महत्व के बारे में अपने छोटे भाई को बता रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण से मिलता जुलता बात है, तो वो कहाँ से लिया गया होगा? रामायण से ही। चलिए आगे देखिए, जगत का आधार क्या है? क्वेश्चन क्या है कि जगत का आधार क्या है, यानी ये जो जगत है किस पर टिका हुआ है? तो ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी वनस्पति, ऑप्शन डी धरती। तो हमने आपको बताया था पर्यावरण संरक्षण पाठ में कि जगत का आधार जो है वह है पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है।
हमारे आसपास यानी कि हम जहाँ भी देख रहे हैं अपने चारों बगल, उन सभी से घिरे आवरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। और पर्यावरण में पेड़ पौधा, नदी, तालाब, वायु सब कुछ आ जाएगा। इसलिए जगत का आधार किसको माना गया है? पर्यावरण को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, मयूरों के साथ कौन नाच करते हैं? मयूरों के साथ यानी कि मोरों के साथ कौन नाच कर रहा था? तो वर्षावनम पाठ में इसका उल्लेख है कि मयूरों के साथ गजह यानी कि हाथी, बालक, हंस, कोकिला यानी कोयल कौन नाच रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गजह यानी हाथी नाच रहे थे, मंद मस्त होकर के चिंघार रहे थे और नाच रहे थे। ऐसा मानो कि वर्षा काल में वन से मंगल ध्वनि गूंज रहा हो। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा वर्णनम पाठ में किस स्थल का वर्णन है? यानी किस स्थान के बारे में बताया गया है? कैलाश के बारे में क्या? कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया? नहीं। माल्यवान के बारे में, चित्रकूट के बारे में, दंडकरण्य के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माल्यवान पर्वत। माल्यवान पर्वत के बारे में बताया गया है। हमने अभी भी बोला होगा कुछ क्वेश्चन पहले कि श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माल्यवान पर्वत पर वर्षा का वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माल्यवान पर्वत। यानी वर्षा वर्णन पाठ में माल्यवान पर्वत के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्युत रूपी ध्वज वाले कौन है? कौन है जिसका ध्वज जैसा लग रहा है कि विद्युत का रूप लिया है? यानी कि तो हम लोग बारिश के समय में देखते हैं कि जो मेघ, यानी मेघ मतलब बादल, मेघ से यहाँ मतलब है बादल। तो बादल जो होता है विद्युत रूपी ध्वज वाला होता है। यानी कि जब टकराता है तो हम आकाश में देखते हैं कि उसमें से बिजली निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघ। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण के रचनाकार कौन है? व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि के रचनाकार। ये बच्चा जानता होगा मेरे अंदाज से। कौन है? वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 11 है योगंधरायन किसका मंत्री था? ये पहले पार्ट से आ गया क्वेश्चन। योगंधरायन किसका मंत्री था? उदयन का, राजहंस का, राजवाहन का, सत्यवर्मा का। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा उदयन। उदयन को एक और उपाधि मिला है वत्सराज का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उदयन को उपाधि मिला है वत्सराज का, ये भी पूछ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केका पद का अर्थ है, यानी कि केका किस पद को कहते हैं? इसका अर्थ क्या है? मयूरों की बोली, कोयल की बोली, गाय की बोली, यहाँ वहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूरों की बोली को ही केका कहते हैं, ठीक है। तपोवन्य ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासवदता नाटक के किस अंग से संकलित है? तो पहला पाठ जो है जिसको भास जी लिखे हैं स्वप्नवासवदत्त, वह जो नाटक है वह तपोवन्य ब्रह्मचारी स्वप्नवासवदत्त के प्रथम अंग से संकलित है। किस अंग से? प्रथम अंग से। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने लिया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 24 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, ठीक है। आपसे यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिए और एक अच्छा सा अंत में कमेंट कर दीजिएगा जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि तपोवन ब्रह्मचारी नाट्यांश में कहाँ का दृश्य वर्णित है? कि इस नाटक में कहाँ का वर्णन किया गया है, किस जगह का? तो पाटलिपुत्र का, राजगृह का, मगध का और नालंदा का। तो कहाँ का वर्णन है? तो वर्णन मिलता है राजगृह का, जिसको आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेयसी स्वस्थिति पाठ में चूहिया का रूपांतरण किसमें हुआ था? सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया था लेकिन हमको मालूम है क्या लिखा है, ठीक है। श्रेयस्करी स्वस्थिति होना चाहिए यहाँ पर। पाठ में चूहिया का रूपांतरण किस में होता है? तो जो सालंकायन मुनि होते हैं वह चूहिया का रूपांतरण किस में कर देते हैं? पुत्र में, माता में, पिता में, कन्या में। किस में? तो कन्या में, कन्या बना देते हैं उसे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चारुदत्त कौन था? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी मंत्री, ऑप्शन डी क्षत्रिय। यानी कि वह कौन था? तो एक उदार ब्राह्मण था। क्या था? उदार ब्राह्मण था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 10 कुमार चरित
के रचनाकार कौन हैं? तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी हैं, कालिदास हैं, दंडी हैं, भास है, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंडी जी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित्र में किन 10 कुमारों का वर्णन है? राजपुत्र, यानी कि केवल राजपुत्रों, जो 10 कुमार यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस 10 कुमार में केवल राजपुत्र ही हैं सब। अमात्य पुत्र हैं कुछ, यानी मंत्रियों का बेटा, या दोनों हैं, या ब्राह्मण पुत्र हैं वो 10 कुमारों। तो यहाँ पर कहीं कहीं आंसर मिलता है राजपुत्रों ही मतलब कि केवल जो 10 कुमार है केवल राजपुत्र ही हैं। कुछ कुछ मिलता है कि दोनों हैं, राजपुत्र और अमात्य पुत्र दोनों हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी मारिएगा, दोनों ही मारिएगा, या इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको इस अपने पेपर में डाला था। आगे चलिए। 22 राजा का साला कौन था? तो चारुदत्त था, सकार था, सत्यवर्मा था, उदयन था, कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकार। सकार राजश्यालह है। राजश्यालह मतलब कि राजा का, श्यालह मतलब होता है साला। श्यालह अर्थ जो है संस्कृत है और उसी का हिंदी होता है साला। 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्री राम माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल किसके साथ बिताते हैं? मतलब कि इसका आंसर तो आपको पक्का मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ही 5 से 7 बार यह बात दोहरा चुका हूँ कि किसके साथ वो बिताते हैं माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल। क्या हनुमान के साथ? नहीं। सुग्रीव के साथ? नहीं। किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के मुनि सालंकायन किसका उपासना करते थे? हनुमान का, सूर्य का, शिव का, विष्णु का, किसका करते थे? तो मुनि सालंकायन जाह्नव्याम नदी पर, यानी कि जिसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, उस नदी में जा करके किसको? भगवान सूर्य को जल अर्पण करते थे। अगला क्वेश्चन है कि मुनि सालंकायन स्नान करने के लिए किस नदी में जाते थे? देखिए अभी हम बोले वही क्वेश्चन आ गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। कौन नदी था? गंगा, जिसको हम अभी जाह्नव्या नदी के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, अभी तो हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, पहले जाह्नव्या के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ये कावेरी, कोसी, सरस्वती दिया है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? गंगा या जाह्नव्या, जो भी दिया होगा आप मारिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि की रचना है, यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित कौन सा पाठ है? पुराण, रामायण, महाभारत, वेद। तो महर्षि वाल्मीकि जी क्या रचे हैं? बच्चा को मालूम होगा क्या? रामायण। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ वर्षा के जगह पर हर जगह पर वर्ण लिखा गया है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वर्षा वर्णम पाठ रामायण किस कांड से संकलित है? ऑप्शन ए अयोध्या कांड, ऑप्शन बी सुंदर कांड, ऑप्शन सी किष्किंधा कांड 28वें सर्ग, ऑप्शन डी बाल कांड। तो इसका आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड की 28वें सर्ग से, ठीक है। समझ लीजिए आप इसको कि वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से है? तो किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से, यानी कि जब वो माता सीता को खोजते खोजते किष्किंधा के आसपास में घूमते हैं, जहाँ पर हनुमान जी उनको परखते हैं, तो मतलब कि उसी आसपास के जगह का बात है। वहीं पे एक माल्यवान पर्वत था जहाँ पर ये सब वर्षा काल वो बिताते हैं राम लक्ष्मण। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? सॉरी, यहाँ लिखे होना चाहिए, ठीक है, लिखे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। हम भी हड़बड़ी में ही मतलब कि सब कुछ किए हैं, ठीक है। ये लगभग 1 दिन में पूरा क्वेश्चन बना है, बहुत टाइम लगा है, लगभग 7 से 8 घंटा, ठीक है, 7 से 8 घंटा। तो हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 10, 13, 5, 12। इसका आंसर हो जाएगा कि भास के अभी तक नाटक जो मिले हैं वो 13 नाटक मिले हैं, ठीक है, याद कर लीजिए कितने? 13। 29 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ करिष्व स्थिति पाठ में पिता के कितने प्रकारों का उल्लेख है? यानी कि कितने प्रकार के पिता बताए गए हैं? 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो आंसर है 5 प्रकार के। कौन कौन? तो सबसे पहले तो जन्मदाता, यानी कि जो हमें जन्म देते हैं, उसके बाद अन्नदाता जो हमें अन्न देते हैं, उसके बाद भयत्राता जो हमें भय से मुक्ति कराते हैं, उसके बाद शिक्षादाता जो हमें शिक्षित करते हैं यानी टीचर, उसके बाद उपनेता जो हमें उपदेश देते हैं, हमें राह दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के पिता के बारे में श्रेष्ठ करिष्व स्थिति में बताया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। यह पाठ पंचतंत्र के लब्ध प्राणस से लिया गया है।
आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लवानक गांव कहाँ था, यानी लवानक नामक गांव कहाँ था। तो पाटलिपुत्र में था, मगध में था, नालंदा में था, राजगृह में था, कहाँ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजगृह। क्वेश्चन 31 है कि पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं। 5 है, 4 है, 7 है, 10 है, कितने हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है पंचतंत्र, तो इसमें कितने तंत्र हैं, 5। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। अभी हम आपको बताए थे कौन है, विष्णु शर्मा, भर्तृहरि, अधिकृत व्यास, देव व्यास, सॉरी वेद व्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है, यानी मुख्य रूप से पुराण कितने हैं। 16 है, 15 है, 18 है, 20 है। देखिए 10वां में भी आप पढ़े होंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, मुख्य जोड़ दिया है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुख्य, ये तो हम जानबे नहीं किए हैं, पहला बार सुन रहे हैं। तो हड़बड़ाना नहीं है, मुख्य भी वही है, ठीक है, 18 ही है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण कितने कांडों में विभक्त है, यानी कि जो पूरा रामायण है जो वाल्मीकि जी लिखे हैं वो कितने कांडों में है। 5 कांड, 6 कांड, 7 कांड, 10 कांड। कितने कांड है, तो 7 कांड है। रामायण में कुल 7 कांड है। ये सब आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर में मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है, या ऑब्जेक्टिव हो 2 मार्क्स का हो, या श्लोक हो, या 5 मार्क्स का हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। मैं ये जो वीडियो आपको दिया हूँ यूट्यूब पे, इसमें जो भी पेपर है, ये जो पेपर है इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, या ग्रुप में भी डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। मैं वीडियो का टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कि सोमदत्त की माता कौन थी। सोमदत्त जो था उसका माता कौन था। काली थी, भवानी थी, गौरी थी, भारती थी, कौन थी। तो हमने पढ़ा था सोमदत्त प्राप्ति कथा में कि सोमदत्त की माता कौन थी, गौरी थी। आगे देखिए कि काम शास्त्र के रचनाकार कौन है। गौतम है, शंकराचार्य हैं, याज्ञवल्क्य है, वात्सायन है। तो काम शास्त्र याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम शास्त्र जब भी सुनिएगा तो सीधा आकर के वात्सायन पर ही टिक मारिएगा, ठीक है। कहाँ आके रुकना है, वात्सायन पर। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, कादम्बरी के रचनाकार कौन थे। कादम्बरी के रचनाकार कौन है। तो कालिदास हैं, श्रीहर्ष हैं, अंबिकादास व्यास है, या बाणभट्ट हैं। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। कादम्बरी। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि उदयनाचार्य बिहार के किस क्षेत्र में रहते थे। तो उदयनाचार्य चंपारण में रहते थे, सारण में रहते थे, पाटलिपुत्र में रहते थे, या मिथिला में रहते थे। तो उदयनाचार्य जो हैं वो मिथिला में रहते थे, ठीक है। आगे देखिए बृहदारण्यकोपनिषद के रचनाकार कौन है। बृहदारण्यकोपनिषद के रचनाकार कौन है। कौटिल्य, गौतम, वात्सायन, याज्ञवल्क्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बृहदारण्यकोपनिषद के रचनाकार याज्ञवल्क्य जी हैं। कौन है, याज्ञवल्क्य जी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवंती राजपुत्री कौन थी, यानी अवंती राजकुमारी कौन थी। पद्मावती, वासवदत्ता, गौरी, काली, कौन थी। तो अवंती पुत्री कह करके हम वासवदत्ता को जानते हैं पाठ में, यानी जो पहला पाठ है तपोवन ब्रह्मचारी, उसमें अवंती पुत्री के नाम से वासवदत्ता को जाना गया है। और पद्मावती को किस नाम से, मगध राजकुमारी के नाम से, ठीक है, मगध राजपुत्री। 41 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालय दृश्यम, इस पाठ्यांश के नायक कौन है, यानी कि जो पाठ है न्यायालय दृश्यम, इस पाठ का नायक कौन है, हीरो कौन है। चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, चारुदत्त है, सकार है, कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चारुदत्त, जो कि एक उदार दानशील ब्राह्मण था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की है। कीर्तार्जुनीयम, मेघदूतम, कादम्बरी, मृच्छकटिकम। तो अभी यही क्वेश्चन था, बस क्या था कि ये यहाँ पर बाणभट्ट की जगह कादम्बरी था कि कादम्बरी के लेखक कौन है। यहाँ पर आगे है कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की है, तो क्या है, कादम्बरी। वसंत सेना कहाँ की गणिका थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
अवंती की, उज्जैनी की, धर्मपुत्र की, पाटलिपुत्र की, कहाँ की थी? तो हमने आपको बताया था कि वसंत सेना कहाँ की उज्जैनी थी, सॉरी कहाँ की गणिका थी? उज्जैनी की। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कि नीति शतकम किसकी रचना है, यानी नीति शतक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, भास हैं, भर्तृहरि है या भारवी हैं? तो इसका आंसर मिलेगा आपको क्या? भर्तृहरि। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बिहार के किस क्षेत्र में रहते थे? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी प्रतिकूट, ऑप्शन सी माहिष्मती, ऑप्शन डी मिथिला। तो गौतम बिहार के सारण क्षेत्र में रहते थे। किस क्षेत्र में? सारण क्षेत्र में, या सारण्य का करके भी आएगा आपके पास ऑप्शन, सारण्य या सारण, जो भी आएगा आप उस हिसाब से मारिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन ए है मिथिला, ऑप्शन बी बनगांव, ऑप्शन सी माहिष्मती, ऑप्शन सी सिमरी। इसका आंसर हो जाएगा माहिष्मती। ठीक है, बिहार में ही एक गांव है जिसका नाम माहिष्मती है, जहां पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ मतलब होता है कि प्रश्न और उत्तर, एक आदमी प्रश्न करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है, फिर वह प्रश्न करता है तो दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। ठीक है, इस तरह से चलता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ककाली काव्य के रचनाकार कौन थे? ककाली काव्य के रचनाकार कौन थे? ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ककाली के रचनाकार कौन है? तो जानकी वल्लभ है, रामकरण शर्मा है, काशीनाथ है या जगन्नाथ मिश्रा है। अब इसका आंसर कौन है? तो ये देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जानकी वल्लभ शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि न्याय दर्शन के सूत्रकार कौन थे? पतंजलि, गौतम, कालिदास, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम। न्याय दर्शन के सूत्रकार गौतम जी ही थे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि उदयनाचार्य बिहार के किस स्थान के निवासी थे? यानी उदयनाचार्य जो है बिहार के किस स्थान पर रहते थे? नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, मिथिला। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है लेकिन ऑप्शन बदला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है यानी 51 है, परोपकार पाठ कहाँ से संकलित है? श्रृंगार शतक से, नीति शतक से, सूर्य शतक से, वैराग्य शतक से। इसका आंसर हो जाएगा नीति शतक, जिसके लेखक है भर्तृहरि जी। अभी हमने इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखा था। तो अभी हम यहाँ तक 50 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप 50 क्वेश्चन तक कितने स्कोर किए थे आप ये ज़रूर बताइएगा, और इससे आगे कितना स्कोर करिएगा ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आप ये सब बात बताते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं यह समझ पाऊँगा कि मेरे जो छात्र हैं अपने आप पर विश्वास करके, मुझ पर विश्वास करके पूरे ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे बातों को मानते हुए मैंने जो भी कहा है उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये भी बताइएगा कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है आपको कैसा लग रहा है, आपको सॉल्व करते हुए कैसा लग रहा है? क्या क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मीडियम है या बहुत आसान है? मुझे तो बहुत आसान लग रहा है। अगर पढ़े हैं तो बहुत आसान है कि एक लाइन में याद है इसका आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? आचार्य मम्मट, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम से स्पष्ट है, सुश्रुत संहिता, तो आचार्य सुश्रुत। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो हमने आपको बताया था कौन होगा, गौतम, आर्यभट्ट, कौटिल्य, वात्स्यायन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। जहाँ देखिएगा अर्थशास्त्र वहाँ मानना है कौन? कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि मिथिला के राजा कौन थे? अब ये कोई नहीं बता पाए है ना कि भारत में जन्म लिया हो और रामायण नहीं देखा हो और उसमें ये ना बता पाए कि मिथिला के राजा कौन थे, तो धिक्कार है। जनक, राम, दशरथ, कोई नहीं। कौन थे? सबको मालूम है कि मिथिला के राजा माता सीता के पिता कौन थे? राजा जनक। आगे देखिए कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ निपुण कौन थी? कि जनक की सभा में एक शास्त्रार्थ निपुण थी, मतलब थी है लगा यहाँ पर, मतलब कि कोई स्त्री थी। कौन थी वो? कालिदास। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कालिदास तो पुरुष है। रंभा, गार्गी, गौरी, इन तीनों में देखना है। तो कौन थी? हमने आपको बताया था
कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ निपुण कौन थी? गार्गी, वाचकन्वी गार्गी। आगे देखिए कि हाँ, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अभी आपका 6 परीक्षा हो रहा है, 6 महीने वाला। हमने चैप्टर 1 से 8 तक कराया था क्वेश्चन, जो कि ज़रूरी भी है 6 एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने यहाँ देने का पूरा प्रयास किया है। 55 तक जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बुक से थे। और इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अब व्याकरण से है, ठीक है। तो आपको ये बुक वाला क्वेश्चन कैसा लगा है आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली बार कुछ भी करूँ तो उस बात को ध्यान में रखते हुए करूँ, ठीक है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस पेपर को करते हुए ये भी ज़रूर बताइएगा। संस्कृत क्या डिफ़िकल्ट है या आसान है ये भी बताइएगा, ठीक है। बस हाँ, ये होना चाहिए कि पढ़ाने वाला होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ से हम व्याकरण शुरू कर रहे हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर आगे की क्लास कराइए, आगे की क्लास कराइए। तो मुझे भी कुछ काम था मेरे कॉलेज से संबंधित, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। लगभग 1 महीना छोड़ा था। और मुझे लगता था कि 6 माही तक तो इतना ठीक है। अब व्याकरण मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्याकरण के लिए मुझे चाहिए एक सेटअप। मैं स्क्रीन पर व्याकरण नहीं पढ़ा पाऊँगा, मुझे चाहिए उसके लिए बोर्ड सब कुछ कर लूँगा, लेकिन सेटअप चाहिए, एक रूम चाहिए, एक पर्सनल रूम होना चाहिए, लाइट सेटअप चाहिए, इसलिए मैं कैमरा चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब मैं अभी आप लोगों को संस्कृत में तैयारी बस किताब और इस तरह से क्वेश्चन पेपर और PYQ सॉल्व, यानी कि जो भी मेरे पास PYQ है, जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगा 16 चैप्टर, यानी 8 चैप्टर, और जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद मैं शुरू करूँगा, तो मैं PYQ सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन व्याकरण में मुझे क्षमा करें, मैं व्याकरण नहीं पढ़ा पाऊँगा। व्याकरण आप किसी भी तरह कहीं से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे अब व्याकरण की प्रश्नों को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ये बउआ टाइप क्वेश्चन है ना, व्याकरण में बउआ टाइप क्वेश्चन है। 9वां क्लास का 8वां क्लास का लड़का बता देगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 4, 5 कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे देखिए, ग्रीस किस संधि का उदाहरण है। तो ग्रीस बनता है गिरी प्लस इसके मेल से, यहाँ से ई आता है, यहाँ से ई आता है, दीर्घ बना देता है तो बन जाता है ग्रीस, यानी दीर्घ, यानी कि क्या हो रहा है, दीर्घ हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कि व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अच प्रत्याहार नहीं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आता है, स्वर आता है। इक प्रत्याहार नहीं, हल प्रत्याहार हाँ, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन आते हैं। इसलिए हमने आपको बोला था कि प्रत्याहार भी पढ़ लो, क्योंकि प्रत्याहार एक छोटा सा टॉपिक है जो आधे घंटे में आप याद कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लिख करके, जो भी उसका सूत्र है, और उससे लगभग 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ टपक गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हल प्रत्याहार। ये दोनों कम से कम याद रख लीजिए, कम से कम ये दोनों याद रख लीजिए कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आता है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आता है। पक्का है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, पक्का है, लिख के देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास के प्रथम पद क्या होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होगा, ये सबको मालूम होना चाहिए। जो भी आप 10वां में या 12th में भी पढ़े होंगे अगर किसी से, तो आपको पता होगा कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद यानी शुरू वाला क्या है, नाम से स्पष्ट अव्यय, क्या होगा इसका आंसर, अव्यय। ऑप्शन में दिया हुआ है संज्ञा, धातु, सर्वनाम फंसाने के लिए, क्या हो जाएगा, अव्यय। अगला है कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो व का उच्चारण कंठ, दंत, दंतौष्ठ, तालु, क्या हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छा से बताया था आपको उच्चारण स्थान वाले क्लास में, तो दंतौष्ठ। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। तो विभक्ति अब कोई ना बता पाए तो ये बहुत दुख की बात है कि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं और विभक्ति नहीं बता पा रहे हैं। मात्र संस्कृत में 6 विभक्ति होते हैं, 6 प्रकार मुख्य रूप से, बाकी 2 विभक्ति को हम कारक 6 होते हैं, बाकी विभक्ति को हम 2 को विभक्ति के रूप में पढ़ते हैं। अब ये ना बता पाए कि कोई
कि कर्म कारक में कौन सा चिन्ह लगता है, तो ये मुझे बहुत अफसोस वाली बात लगता है। तो कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, अब कौन सा लगा है, तो देखिए कर्ता ने पहला, कर्म को दूसरा, तो तृतीया चतुर्थी पंचमी द्वितीया, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीया। इतना आसान है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है व्याकरण का। तो मैं आपको अभी ही बोल दे रहा हूँ, बहुत आसान है संस्कृत, ठीक है, बस पढ़ाने वाला मिलना चाहिए। आप व्याकरण कहीं से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ाने को पढ़ा देता, लेकिन मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है, हाला गुला होता है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बाहर आकर के छत पर आकर के ये सब कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मैं कहूँगा कि आप व्याकरण कहीं से पढ़ लीजिए। बाकी बुक का तैयारी, PYQ का तैयारी, इस तरह से हर एग्ज़ाम से पहले का तैयारी, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस व्याकरण देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लता शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? एक वचन चतुर्थी विभक्ति देखा तो लता, लताम, लतया, लतायई, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लतायई। तो ये लता सॉरी बालक शब्दरूप, लता शब्दरूप, मुनि शब्दरूप, नदी शब्दरूप, साधु शब्दरूप, ये कम से कम 5-10 शब्दरूप, पितृ शब्दरूप, ये सब याद कर लीजिए। ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आ जाए, आपके सामने टपक जाए, या आपको जब ट्रांसलेट करना हो, अनुवाद करना हो, उस समय काम आ जाए, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए आपको ज़रूरी से ज़रूरी है कि आप इसको याद कर लें, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति तो बनता है उन्नति उत प्लस नति से, उत प्लस नति से, सॉरी हाँ, उत प्लस नति से, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो याद रख लीजिए कि निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि अहम का मूल शब्द क्या है? ऑप्शन ए युष्मद, ऑप्शन बी अस्मद, ऑप्शन सी तत्, ऑप्शन डी भवत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से आप याद रखिए। अहम मतलब क्या होता है? मैं। अब मैं मतलब मैं, अब बोल के देखिए इसको, युष्मद, यू आ जा रहा है, यानी कि यू मतलब क्या होता है इंग्लिश में? तुम, मतलब कि यह नहीं होगा, अहम के लिए यह नहीं होगा, क्या होगा? अस्मद, 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 अपना आ रहा है, तो अहम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? अस्मद। और यहीं पे पूछता है कि त्वम का क्या होगा? तब हो जाता है युष्मद, त्वम मतलब तुम होता है, युष्मद यू मतलब तुम, थोड़ा सा यहाँ से ट्रिक लगा लीजिए। तो यहाँ पर अहम का मूल शब्द क्या हो जाएगा? अस्मद। अगला क्वेश्चन है कि वक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्तुम अंत में क्या लगा है? तुम लगा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, अक्ता प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तुम लगा है अंत में, तो देखिए इसमें तुम किसमें लगा है? तो इसमें लगा है, तुम प्रत्यय में, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कौन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है? जगदीश, मनोहर, पवनः, अतीव। तो अतीवह तो होगा नहीं, क्योंकि ये बनता है अति प्लस इव से, नहीं होगा। पवना नहीं बनेगा, क्योंकि पो प्लस अन से मिलके बनता है। मनोहर, मनः प्लस हर, तो ये विसर्ग संधि में चल गया, बच कौन गया? जगदीश बनता है जगत प्लस इसके मेल से जगदीश। मैंने आपको बताया ही होगा जब व्यंजन संधि पढ़ाया होगा तब। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अपठत किस लकार का रूप है? अपठत, पहले अ लग गया, यानी कि भूतकाल, तो लंग लकार, तो देखिए लंग लकार किधर लिखा है? डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, महोत्सव में कौन सी संधि हुई है? महोत्सव, तो महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा महा प्लस उत्सव। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरह से पहचानना होगा, इसका ग्रुप देख लीजिएगा, यहाँ से आ लेंगे तो आ है, आ जाएगा पहला ग्रुप का प्लस उ, दूसरा ग्रुप का पहला प्लस दूसरा, गुण संधि हो गया। तो महोत्सव क्या हो जाएगा? गुण संधि। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अक्षना कानह में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? यानी अक्षना कानह, यानी कि आँख से कान्हा, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? ऑप्शन ए है ये नांग विकारः, साधकतम करणम, ऑप्शन सी है प्रकृति यादिभ्य उपसंख्यनम अपवर्गे तृतीया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आँख से कान्हा, यानी कि किसी न किसी अंग के बारे में हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ये नांग विकारः,
येनांग विकार। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर कि अनाथ में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, नय समास। तो आप पढ़े होंगे कि अव्ययभाव समास कब होता है? जब आगे अव्यय लगे, कोई अव्यय नहीं होता है। द्विगु कब होता है? जब संख्यावाचक हो। द्वंद्व जब दोनों पद समान हो। नय समास हो जाएगा यह। क्यों? क्योंकि नय समास में न का अर्थ आता है, नहीं का अर्थ आता है। अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं हो, यानी कि देखभाल करने वाला नहीं हो। अनाथ किसको कहते हैं? जिसका माता पिता नहीं होता है। तो अनाथ कौन सा समास हो जाएगा? नय समास। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? देखिए हमने बोला था ना कि प्रत्याहार इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। 2-3 क्वेश्चन आधा घंटा में आपका तैयार हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत में आता है ई, उ, री, ये सब आते हैं। तो इसमें से सभी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, मतलब कि इनमें से कौन सा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर नहीं, पीताम्बर मतलब है कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी, ये तो हो गया बहुब्री। माता पितरौ, राजपुरुष, सप्ताह, तो इसका आंसर हो जाएगा माता पितरौ, यानी माता और पिता। तो माता पिता क्या? माता पिता। तो इसमें दोनों पद समान हैं। जब दोनों पद समान हैं तो कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास वाला का माता पितरौ। 74 नंबर क्वेश्चन है कि राजन शब्द का रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? यानी द्वितीय विभक्ति और एक वचन। तो एक मिनट, तृतीय विभक्ति, सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में तो राजा, राजनम, राज्ञा, इसका आंसर हो जाएगा राज्ञा। 75 नंबर क्वेश्चन है उपवनम में कौन सा समास है? तो उपवनम, जैसे ही आप बोलिएगा ना तो आपको लगेगा कि एक और शब्द है जो इसमें शुरू में लगा है, उपवनम। वन अलग शब्द है, बनम यानी संस्कृत में है तो बनम, नहीं तो वन होता हिंदी में, और उप अलग से लगा है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? उप। तो यानी उपसर्ग लगा है, यानी अव्यय लगा है, तो हो जाएगा अव्यय भाव। अगला क्वेश्चन है कि चौबर का उच्चारण स्थान है। चौबर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो च हो जाएगा तालु से, यानी कि चौवर्ग यानी च, छ, ज, झ, य, इनमें जो भी वर्ण आता है सब क्या हो जाएगा? तालु से उच्चारित। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सहारते के योग में किस विभक्ति का उपयोग होता है? तो याद रख लीजिए सहारते तृतीया, यानी कि सहारते किसी के साथ के योग में तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, किस विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का। आगे क्वेश्चन देखिए 78 नंबर की दर्शनीयम में कौन सी धातु है? यानी दर्शनीयम का मूल धातु रूप क्या है? क्या दृश्य है, या पश्य है, दर्श है, या द्रि है? तो दर्शनीयम माने कि देखना, किसी चीज़ को देखना। इसका मूल धातु होता है दृश्य। दृश्य मतलब होता है देखना। आगे देखिए कि क्ष का अक्षवर्ण, छ नहीं अक्षवर्ण, किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो क्ष बनता है क और मूर्धन्य श के मेल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कि त्रीनी रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद क्या होगा? त्रीनी, तो यहाँ पर हो जाएगा फलानी, फलाह, फलई, फलेशु। यहाँ क्या हो जाएगा? त्रीनी है तो यहाँ पर हो जाएगा फलानी होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, त्वतु प्रत्यय है। तो वर्तमान, तो इस जगह सानच प्रत्यय है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि असंभवम किस समास का उदाहरण है? असंभवम, तो देखिए बहुब्री, द्वंद्व, कर्मधारय, नय समास। असंभवम हम असंभव कब बोलते हैं? जब कुछ संभव न हो, नहीं में आया आंसर। तो जैसे ही नहीं में आएगा आंसर तो कहाँ जाएंगे? नय समास में। असंभव का मतलब क्या होगा? कि जो संभव नहीं हो, नय समास। 83 मनोहर किस संधि का उदाहरण है? मनोहर तो होता है मनः प्लस हर, यहाँ आ गया विसर्ग इसलिए विसर्ग संधि। इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। आगे देखते हैं परोपकारः पद में कौन सी संधि है? परोपकार, तो पर प्लस उपकार, मतलब कि पर मतलब दूसरे पर उपकार करना, यही क्या है? परोपकार। तो पर उसमें से अ आएगा, यहाँ से उ आएगा और उ मिलके ओ बना देगा, तो हो जाएगा गुण संधि।
85 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतीक योग में कौन सी विभक्ति लगती है? क्या प्रथमा विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है या द्वितीय विभक्ति लगती है? तो प्रतीक योग में द्वितीय विभक्ति। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है या कत्वा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वा प्रत्यय। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन की अहम रामेण सह गच्छामि में रामेण में कौन सी विभक्ति लगी है? देखिए यहाँ क्या लगा है? सह यानी कि साथ। हम इससे पहले देखे थे इससे संबंधित क्वेश्चन कि सहार्थ तृतीया लगता है यानी तृतीया, तो यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति लगा है? तृतीया। आगे देखिए कि जस्त्व संधि का सूत्र कौन है? जस्त्व संधि खरीच, तोरली, झलाम जसवंते, ससुछुअटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्त्व संधि का सूत्र होता है झलाम जसवंते, झलाम जसवंते। अगला क्वेश्चन देखिए कि गजह प्लस इंद्र से संधि होकर क्या रूप बनता है? गजेंद्र, 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 गजांद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र। आगे देखिए गुण संधि से युक्त पद कौन है? यानी कि किसमें गुण संधि हुआ है? महेंद्र में, इत्यादि में, पवन में, श्रीष में, किसमें हुआ है? तो गुण संधि। तो महा प्लस इंद्र से बनता है महेंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर कि रामयोः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो रामयोः द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में आता है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सखीना किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति? सखीना। तो जब बहुवचन में जाइएगा तो होता है द्वितीय विभक्ति में सखीना। अगला क्वेश्चन देखिए गावऊ किस विभक्ति का रूप है? तो गावऊ है प्रथमा एवं द्वितीय। द्विवचन में जब जाइएगा गौ शब्द रूप तो प्रथमा एवं द्वितीय में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ ये सब आते हैं, तो हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन की तव किस विभक्ति का रूप है? तो त्वम शब्द रूप जब पढ़िएगा त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, तो षष्ठी विभक्ति में आ जाता है तव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी, यानी कि 6 नंबर पर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा? बहुवचन षष्ठी विभक्ति देखना है, तो बहुवचन षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? कि शाम। अगला क्वेश्चन देखिए कि अवलंब्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो य बचा है अंत में, तो अंत में य बचता है, नूर प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्त प्रत्यय, तुम प्रत्यय, इसमें से किसमें? तो ल्यप प्रत्यय में अंत में य बचता है। ठीक है, आगे देखिए कि 98 नंबर क्वेश्चन है कि गृहीत्वा में कौन सा प्रत्यय है? गृहीत्वा, अक्त्वा बचा है अंत में, तो कत्वा प्रत्यय, कत्वा में क्त्वा बचता है अंत में। अगला नंबर क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन कि अजा में कौन सा प्रत्यय है? इंगिन प्रत्यय, टाप प्रत्यय, इंगिस प्रत्यय, ती प्रत्यय, तो इसका आंसर हो जाएगा टाप प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृष्णाश्रित में कौन सा समास है? माने कि कृष्णाश्रित, कृष्ण प्लस आश्रित, जो कृष्ण पर आश्रित है, तो यहाँ पर विभक्ति आ गया, तो जैसे ही विभक्ति आ जाएगा तो कौन सा समास? तो देखिए ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी MCQ टाइप के 100 प्रश्न को देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने बुक से 55 क्वेश्चन और व्याकरण से 45 क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट दिया था, जो कि 12th संस्कृत में छमाही एग्जाम में या बरमाही एग्जाम में भी, छमाही क्या बरमाही एग्जाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन छमाही तो है ही, छमाही का 100% क्वेश्चन मैं लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है, आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। आप कमेंट कीजिए, बताइए हमको कि ये 100 क्वेश्चन जो MCQ टाइप के थे आपको कैसा लगा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन।